एनसीईआरटी का फेलियर, स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और कैश ट्रांजैक्शन की समस्या, ये सब रियल एस्टेट का दुर्भाग्य है। जी हाँ, आज मैं इस पर डीप एनालिसिस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप मिश्रा और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही क्रिटिकल इशू के बारे में जो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। सेंट्रल हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने रिसेंटली नेरेटको के एनुअल कन्वेंशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है एनसीईआरटी स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रिजॉल्व करने में कंप्लीटली फेल हो गया है और कैश ट्रांजैक्शंस एक मेजर कंसर्न बन गया है। तो इसी की आज पूरी पड़ताल, डीप एनालिसिस करेंगे। मैक्रो और माइक्रो इम्पैक्ट सब पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो समझ आया और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। और फ्यूचर में रेगुलर अगर आपको ऐसे रियल एस्टेट जुड़े और इम्पोर्टेंट एनालिसिस चाहिए तो एक यही चैनल है जहां आपको सब्सक्राइब करना है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एनसीईआरटी का फेलियर और उसका क्या रियल ट्रुथ है। देखिए दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर जी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि जो सिस्टम एनसीईआरटी के थ्रू इंप्रूव होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड अगर आपको बताऊं तो उन्होंने कहा जितना सिस्टम सुधरना चाहिए था एनसीईआरटी के कारण से वो नहीं सुधरा। और यह बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी बेसिकली एक स्पेशल कोर्ट है जो कंपनीज के फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैंडल करती है और खासकर रियल एस्टेट बिल्डर्स के केसेस के अंदर। जब कोई बिल्डर पैसे लेके प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाता या बैंक करप्ट हो जाता है तो होम बायर एनसीईआरटी में केस कर सकते हैं, और वो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के अंडर। तो चलिए अब समझते हैं एनसीईआरटी के परफॉर्मेंस का शॉकिंग डाटा। आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रियल डाटा देखें तो सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है। टोटल 2298 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेसेस केस में से 518 केसेस रियल एस्टेट रिलेटेड हैं, लेकिन 611 अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान में से केवल 78 रियल एस्टेट सेक्टर के हैं। ये केवल 15% सक्सेस रेट दिखाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मनोहर लाल जी ने बिल्कुल सही कहा, अगर कोई प्रोजेक्ट एनसीईआरटी में चला जाता है तो ये सर्टेन है कि प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये एक हार्श रियलिटी है जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो चलिए पहले स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की करंट सिचुएशन समझ लेते हैं। दोस्तों, करंट डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में सिचुएशन बहुत सीरियस है। प्रॉप इक्विटी के डाटा की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 42 सिटीज में 5 लाख से ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स रुके हुए हैं, जिनमें से 95,403 यूनिट्स केवल और केवल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है। ये एस्ट्रोनॉमिकल नंबर है। चलिए स्टेट वाइज भी समझते हैं। उत्तर प्रदेश की सिचुएशन देखें तो 378 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से 1,45,880 यूनिट्स स्टॉल्ड हैं, जिसमें ग्रेटर नोएडा अकेले में 167 प्रोजेक्ट्स यानी 74,645 यूनिट्स हैं, और नोएडा के अंदर 103 प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर 41,438 यूनिट्स हैं, और गाजियाबाद में 50 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 15,278 यूनिट शामिल हैं। और अब टीयर 2 सिटीज की बात कर लेते हैं। टोटल 76,256 स्टॉल्ड यूनिट्स हैं। 345 प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनके अंदर भिवाड़ी टॉप कर रहा है 18% शेयर के साथ। यहाँ 13,393 यूनिट्स हैं, और लखनऊ की बात करें तो 17% है जो कि भिवाड़ी को फॉलो कर रहा है। 13,024 यूनिट्स हैं यहाँ पर, और जयपुर में 13% 9,862 यूनिट्स हैं,
और बात भिवाड़ी की चली तो एक चीज़ और ऐड कर दूं, जब हरियाणा के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आई तो भिवाड़ी अच्छे से फ्लरिश कर रहा था, लेकिन पॉलिसी के कारण गुड़गांव के अंदर सस्ते रेट के ऊपर अच्छे फ्लैट्स मिलने शुरू हो गए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर। तो इस कारण से भिवाड़ी की सारी सेल, जो कस्टमर्स वहाँ जा रहे थे, जो कि बजट गुड़गांव में उनका नहीं बैठ पा रहा था, वो सब वापस गुड़गांव में लेने के लिए आ गए। और उसका सेटबैक भिवाड़ी को ये पड़ा कि भिवाड़ी की सेल्स जो बहुत अच्छी होती आ रही थी वो कहीं हद तक रुक गई, और उसका इम्पैक्ट भी बहुत सारे डेवलपर पे पड़ा। वो डेवलपर जो टोपी घुमा रहे थे वो सारे अटक गए, और वो डेवलपर जो अपने पास से पैसा लगा के काम कर रहे थे वही डेवलपर वहाँ प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाए। तो चलिए अब बात करते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग 4.12 लाख डिस्ट्रेस ड्वेलिंग यूनिट्स हैं जिनकी वैल्यू 4.08 लाख करोड़ है। इनमें से 2.40 लाख यूनिट केवल और केवल एनसीआर में है। अब चूंकि रियल एस्टेट में कैश ट्रांजैक्शन बड़ी नॉर्मल सी बात होती है, तो कैश ट्रांजैक्शन एक मेजर कंसर्न है, ये भी समझ लेते हैं। मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने बिल्कुल सही कहा, कैश डीलिंग इज अ बिग प्रॉब्लम इन द रियल एस्टेट सेक्टर। ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें सर्कल रेट वर्सेस मार्केट रेट की प्रॉब्लम को समझना होगा। एक मेजर इशू ये है कि सर्कल रेट और मार्केट रेट में ह्यूज गैप होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है लेकिन सर्कल रेट 35 लाख है, तो बैंक केवल 35 लाख पर लोन देंगे और बाकी 65 लाख कैश में पे करना पड़ेगा। ये सिस्टम डेलिबरेटली ऑनेस्ट सैलरी टैक्स पेयर को एक्सक्लूड करा देता है और केवल उन लोगों को फेवर करता है जिनके पास ब्लैक मनी है, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय प्रॉपर्टी ले नहीं पाता, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होती हैं। आप क्या कहते हैं? आप भी ऐसा ही सोचते हैं? तो नीचे कमेंट में बताइए ना, आप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई में ये सिस्टम टैक्स पेयर्स को प्रॉपर्टी लेने में रोकता है? गवर्नमेंट को पता है कि ये हो रहा है, लेकिन कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लिया जा रहा। टैक्स इम्प्लीकेशन भी यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बायर्स और सेलर्स दोनों को इससे बेनिफिट होता है। बायर्स को 7% स्टैम्प ड्यूटी सेव होती है और सेलर को 12.5% कैपिटल गेन टैक्स बच जाता है। ये लूप होल सिर्फ करप्शन को इनकरेज करता है। नोट कर लीजिए, ये लूप होल करप्शन को इनकरेज करता है। मिनिस्टर जी ने सही बात कहा कि गवर्नमेंट सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रही है ताकि कैश ट्रांजैक्शंस डिस्करेज हो सकें, और जो वाकई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, जो एक अच्छा टैक्स पेयर है जिसके कारण हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी चलती है, उसको सही कीमत पे घर मिल पाए। वो लोग जो कैश लेकर बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, कैश देकर और लेकर बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, कम से कम वो मार्केट से एलिमिनेट हो पाए, घर की जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है उसी तक घर पहुंच पाए। अब रेरा की मिक्स्ड परफॉर्मेंस की भी जांच कर लेते हैं। रेरा एक्ट 2017 आने के बाद बिल्डर्स और कंज्यूमर्स के बीच में डिस्प्यूट काफ़ी कम हुए हैं। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन मिनिस्टर जी ने ये एडमिट किया कि कुछ केसेस में फंड डाइवर्जन हो रहा है। और कितना, असली बात अगर मुझसे पूछें तो कितना सही हुआ है रेरा, ये आप सब जानते हैं। आज ऑर्डर हो जाता है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, और डेवलपर्स के अंदर से तो भय ही खत्म हो गया है। आप क्या कहते हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको क्या लगता है रेरा पूरे रियल एस्टेट सिस्टम को सुधार पाया है? अगर हाँ तो बताइए, अगर ना तो भी बताइए। आपका क्या अनुभव है वो जानना है। और मेरे बाकी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट्स को भी पढ़िए, क्योंकि जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उस पे आप लोगों का फीडबैक क्या है, तो इससे पूरा इंटरैक्टिव सेशन बनता है। क्योंकि आपके जवाब और मेरे व्यूज दोनों मिलके जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर आती है। वैसे कोशिश करता हूं कि मैं आपको एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर हमेशा देता रहूं। तो यहाँ पर रेरा के अंदर जो एस्क्रो अकाउंट इश्यूज हैं उसको भी एक बार और समझ लेते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। रेरा के अंदर डेवलपर्स को 70% अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में रखना होता है, जो केवल कंस्ट्रक्शन और लैंड कॉस्ट के लिए यूज हो सकता है। लेकिन कुछ डेवलपर इन फंड्स को मिसयूज कर रहे हैं।
हरेरा और यूपी रेरा ने क्लियर ऑर्डर दिए हैं कि डेवलपर्स बैंक लोन रीपे करने के लिए 70% एस्क्रो अमाउंट यूज नहीं कर सकते। ये अमाउंट प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए है, लोन रीपेमेंट के लिए नहीं है। यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने बताया था कि कुछ बैंक्स ने अपने लोन एडजस्ट करने के लिए इन फंड्स को यूज कर रहे हैं, जो कंप्लीटली गलत है। अब रियल एस्टेट सेक्टर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम मैक्रो एनालिसिस भी कर रहे हैं, तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये आपको बताता हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया के जीडीपी का 8 से 10% कंट्रीब्यूट करता है और मिनिस्टर जी का टारगेट है कि इसे 2047 तक 18% तक बढ़ाना है। करंट प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग ये सेक्टर 2025 में 13% जीडीपी कंट्रीब्यूट करेगा। अगर जीडीपी कंट्रीब्यूट करेगा तो नेचुरल सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने आप में अकेले 60 मिलियन से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं इसके अंदर। इससे स्टील, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल जैसे एलाइड इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ होती है। मार्केट साइज प्रोजेक्शन की बात करें तो इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट 2024 में $482 बिलियन का था और 2030 तक $1 ट्रिलियन रीच करने की एक्सपेक्टेशन है। ये 10.5 CAGR से ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट के प्रपोज्ड सॉल्यूशन ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन करके एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है, जो बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंट की जाएगी। उनका कहना है कि वी नीड टू करेक्ट द सिस्टम एंड इफ वी डू इट टुगेदर इट विल बी बेटर। जब बात यहां आती है तो स्वामी फंड इनिशिएटिव को कैसे भूल सकते हैं। सरकार का यह भी एक कदम वैसे सराहनीय रहा है। गवर्नमेंट ने स्वामी फंड के थ्रू स्टॉल प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम में एड्रेस करने की कोशिश की है। 2019 में लॉन्च हुए इस फंड से अप्रॉक्सीमेटली 90,000 हाउसिंग यूनिट्स का वर्क शुरू हुआ है। यूनिट बजट 2025-26 में स्वामी फंड 2.0 के लिए 15,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं 1 लाख स्टॉल्ड हाउसिंग यूनिट्स कंप्लीट करने के लिए। ये तो थे स्वामी फंड के नंबर्स, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वामी फंड भी वहीं आता है जो प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव होता है। अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो अगर बिकने वाली इन्वेंट्री मान लीजिए 10 रुपीज़ की है और कंस्ट्रक्शन के अंदर 7 रुपीज़ लगने हैं, तो वहाँ पे स्वामी फंड आएगा, क्योंकि बिकने के बाद 10 रुपीज़ वापस आ जाएंगे। अगर 11 रुपीज़ कंस्ट्रक्शन में लगने हैं और रिकवरी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ की होगी, तो वो प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, तो वहाँ स्वामी फंड नहीं आता है। उन प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी बहुत कोई सार्थक प्रयास सफल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो सार्थक प्रयास के अंदर फास्ट ट्रैक NCLT बेंचेस की बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। कमेटी ने ये सजेस्ट किया है कि 5 एडिशनल फास्ट ट्रैक बेंचेस क्रिएट किए जाएं NCLT में, ताकि सभी पेंडिंग IBC रियल एस्टेट केसेस को प्रायोरिटी बेसिस पे डिस्पोज किया जा सके। अब अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन भी जान लेते हैं। मॉडल पैकेज फॉर स्टॉल प्रोजेक्ट्स, मॉडल पैकेज इंट्रोड्यूस करने का सजेशन दिया जाता है अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा, जिसमें 0 पीरियड कंसेप्ट हो, कोविड-19 पैंडेमिक जैसे डिस्ट्रप्शन को अकाउंट करने के लिए। इस पीरियड में डेवलपर्स को इंटरेस्ट और पेनल्टी पेमेंट से एग्जेम्पशन मिले। अरे भाई, जो पहले से ही इतना डिले कर चुका है वो 2, 3, 4, 6 महीने 10 महीने के एग्जेम्पशन से क्या कर लेगा। जिसकी नीयत में चोरी है उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो पाना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गुड इंटेंट से काम करना, जो कि आप सब आज भी इसको ढूंढ रहे हैं कि ऐसे वो कौन लोग हैं जिनके हम प्रॉपर्टी लें जो वाकई में गुड इंटेंट से काम करना चाहते हैं। पार्शियल सरेंडर पॉलिसी, डेवलपर्स को ऑप्शन देना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड लैंड का पोर्शन सरेंडर कर सकें। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा प्रोजेक्ट प्लानिंग स्पेशली के अंडर। ये जो सजेशन है मेरे को ये थोड़ा सा ठीक लगता है कि बहुत बड़ा लैंड पार्सल ले लिया, आप कर पा नहीं रहे हो, तो कम से कम उस लैंड को सरेंडर करके अपने पुराने ड्यूज तो क्लियर कर लो।
अगर आपके ड्यूज क्लियर हो रहे हैं और प्रोजेक्ट बन पा रहा है तो ये एक अच्छा सजेशन है। उसके बाद सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट में एमएसएमई सेक्टर की तरह रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट या गारंटी स्कीम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ये। लेकिन ये तब होनी चाहिए जब गुड इंटेंट से डेवलपर काम कर रहा हो, टाइमली कंप्लीशन कर रहा हो और रेट मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से निकाल रहा हो। ऐसा नहीं कि रेट कुछ भी निकाल दिया, फंड डाइवर्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी राय में कुछ कंक्रीट स्टेप लेने होंगे। इमीडिएट एक्शन ये है कि सर्कल रेट को मंथली बेसिस पे अपडेट करना होगा और वो भी मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग। एनसीएलटी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना होगा, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर केसेस के लिए। रेरा एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना होगा। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स में डेडिकेटेड रियल एस्टेट कोर्ट एस्टैब्लिश करने होंगे रेरा जैसे। मतलब रेरा तो आपने कर दिया, लेकिन भाई उसको ताकत भी देनी पड़ेगी, उसके ऑर्डर की इन्फोर्समेंट भी करानी पड़ेगी, नहीं तो वो डर चला जाएगा। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बढ़ानी होगी जिससे ट्रांसपेरेंसी आ पाए। होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर का प्रॉपर स्टेटस देना होगा। ये कुछ सजेशन थे जो मैं दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मनोहर लाल जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब बहुत कम होता है कि मिनिस्टर खुद इस बात को कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट मैं वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ। और एनसीएलटी की फेलियर, कैश ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम और स्टॉल प्रोजेक्ट का इशू बहुत 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 सीरियस है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स अप्रिशिएट करने चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में तेजी भी लानी होगी। रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपके पास कोई सिमिलर एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रदीप मिश्रा रियल एस्टेट चैनल को सब्सक्राइब करें और रियल एस्टेट की लेटेस्ट अपडेट मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस के साथ पाते रहें। नमस्कार और जय हिंद।